नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम एजेंडा। लोकसभा के रण में जैसे जैसे वोटिंग की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग भी तेज हो रही है। हाल ही में कांग्रेस ने इस चुनाव को लेकर पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने इसका नाम न्याय पत्र दिया, जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटी का जिक्र किया। हालांकि कांग्रेस का न्याय पत्र सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी ने इस पर सवाल उठा दिए। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप नजर आ रही है। पीएम मोदी ने पहले बिहार के नवादा, फिर यूपी के सहारनपुर, फिर पीलीभीत और इसके बाद पुष्कर रैली में भी इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। जैसे ही यह मुद्दा उठा तो कांग्रेस ने इसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत कर दी। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नवादा, सहारनपुर और पुष्कर की रैलियों में कांग्रेस के घोषणा पत्र यानी कि न्याय पत्र को पूरी तरह से मुस्लिम लीग की छाप वाला बता दिया। साथ ही यह भी कहा कि न्याय पत्र का जो हिस्सा बचा हुआ है उस पर वामपंथियों का प्रभाव है। इसे लेकर विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग में 6 शिकायतें दी हैं। इसमें 2 शिकायत प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी है। कांग्रेस ने भले ही अपनी शिकायत चुनाव आयोग से कर दी हो, दूसरी ओर बीजेपी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने किन मुद्दों के आधार पर कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप होने का जिक्र किया। पार्टी ने इसके लिए मुस्लिम लीग का 88 साल पुराना मैनिफेस्टो पेश किया। इधर आरजेडी नेता मनोज झा ने ये कहा कि 25 लाख के स्वास्थ्य का कवर देना मुस्लिम लीग है, 30 लाख युवाओं को रोजगार की गारंटी देना मुस्लिम लीग है। बिहार में तेजस्वी का मतलब नौकरी हो गया है, लेकिन वो यहां भी आएंगे तो वही बात कहेंगे। इन सब के बीच सवाल यही है कि आखिर घोषणा पत्र पर घमासान क्यों मचा है? क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कहना सही है? आज प्राइम एजेंडा में बात इसी की होगी। तो कांग्रेस का घोषणा पत्र, बीजेपी के हमले नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली में कहा है घोषणा पत्र कांग्रेस का नहीं मुस्लिम लीग का है। तो ये तमाम तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं और सवाल दरअसल आज हम यही कर रहे हैं कि आखिर क्यों कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर घमासान मचा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस प्राइम एजेंडा डिबेट में। स्वागत कर लेते हैं ऋचा सिंह का, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋचा सिंह, अपना कीमती वक्त निकाल के इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। इसके अलावा आप कपीश श्रीवास्तव साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बेहद धन्यवाद कपीश श्रीवास्तव साहब आपका भी इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। दीपचंद राठौर साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीपचंद राठौर साहब आपका भी इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। और डॉक्टर आलोक पांडे साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी डॉक्टर आलोक पांडे साहब। आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे राजनीति के लिहाज से क्या इस तरह के मुद्दे उठाना क्या लोकसभा में फायदा नफा नुकसान होगा। बहरहाल शुरुआत ऋचा सिंह से करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। ऋचा सिंह जी, आपकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का न्याय पत्र जो घोषणा पत्र है वो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र लग रहा है और इसको लेकर बाकायदा चुनाव आयोग में शिकायत भी कांग्रेस ने कर दी और वो भी प्रधानमंत्री के खिलाफ कर दी। आखिर किन आधार पर, किन बिंदुओं पर आप लोग ऐसा कह रहे हैं? जी अब्दुल जी, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है जिसको उन्होंने न्याय पत्र नाम दिया है, तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस 5 दशकों से अधिक समय तक इस देश के साथ अन्याय कर रही थी, जिसके चलते उसको न्याय पत्र निकालना पड़ा। पिछले 10 वर्षों से जब से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता में आए हैं तो इस देश के लोगों को न्याय मिल रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में। अब रही मैनिफेस्टो की बात, तो देखिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो का कट कॉपी पेस्ट है। उसी तरीके से उन्होंने कट किया, कॉपी किया और उसको पेस्ट कर दिया है। इसका कारण यह है कि कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है। आज कांग्रेस ने देश की महिलाओं से, दलितों से, पिछड़ों से, किसानों से, किसी से कोई उनका कोई सरोकार नहीं रह गया, उनके प्रति कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही नहीं रह गई है, जिसके कारण सिर्फ अल्पसंख्यक मत यानी कि धर्म विशेष के मतों का ही सहारा कांग्रेस के पास बचा है। वो कहते हैं ना कि डूबते हुए तो तिनके का सहारा, तो कांग्रेस भी अल्पसंख्यक मतों के माध्यम से अपनी नैया को पार लगाना चाहती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ
कि अल्पसंख्यक भी आज इस बात को समझ चुके हैं कि सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। और मैं आपके माध्यम से कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ कि आप कहते हैं अपने मैनिफेस्टो में कि हम पर्सनल लॉज को लागू कर देंगे। आप बताइए कि अल्पसंख्यक महिलाएं जो इस देश की आधी आबादी है और अल्पसंख्यक समुदाय की भी आधी आबादी है, क्या आप उन्हें 3 तलाक जैसी अपमानजनक स्थिति में वापस भेजना चाहते हैं? अच्छा, इनको ये मालूम नहीं है कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर की महिलाएं उनको प्रॉपर्टी राइट मिला है। ये क्या फायदा हुआ है कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद महिलाओं को, इसकी जानकारी नहीं है कांग्रेस को। ये वही महिलाएं हैं जो पहले अगर कश्मीर से बाहर कहीं शादी करती थी तो उनका प्रॉपर्टी राइट खत्म हो जाता। तो क्या आप महिलाओं को अपमानजनक स्थिति में भेजना चाहते हैं, उनको फिर से 3 तलाक जैसी स्थितियों का सामना करवाना चाहते हैं, उनके प्रॉपर्टी राइट को खत्म कर देना चाहते हैं। आप कहते हैं कि हम एक धर्म विशेष के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान करेंगे। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि दलित छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान की बात आपने क्यों नहीं की? आपने पिछड़े छात्रों के लिए क्यों नहीं की? आपने गरीब और वंचित छात्रों के लिए क्यों नहीं की? क्योंकि आप एक धर्म विशेष के वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। ऋचा सिंह, आपका पॉइंट आया। ठीक है, आपका पॉइंट आया। दीपचंद राठौर साहब, सवाल दरअसल ऋचा सिंह से जो मैंने किया, आधार बिंदु उन्होंने कहा कि भाई इस बेसिस पर हो रहा है कि आपका जनाधार पूरी तरीके से खो चुका है, आपको यह प्रतीत हो रहा है कि आपका वोट बैंक पूरी तरीके से तितर बितर हो रहा है, और यही एक वजह है कि आप अपने वोट बैंक खास तौर पर अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक में खास समुदाय मुस्लिम समुदाय को एक टारगेट करने की कोशिश में आपने सीधे तौर पर इस तरह के वादे किए हैं। क्या वाकई में ऐसा है? आदरणीय अब्दुल भाई, मैंने भी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को सुना। मैं आपको 2 शब्दों में बात कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, उनके बारे में कि वो किस तरह वो देश को मतलब भोले बीच से गीत गुनगुनाने लगे हैं। जब 2024 में उनकी खिसकने लगी सियासत की कुर्सी तो हिंदू मुसलमान को भिड़ाने में लगे हैं। ऋचा जी, जब से हमारा ये न्याय गारंटी और 25 गारंटी आई है, जब से पूरी भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री में बौखलाहट है। आप कुछ सेकंड के लिए रुकिए। और वहीं आपसे वायनाड में चुनाव लड़ रहा है, आपकी गारंटी से तो आपके अलायंस पार्टनर सहमत नहीं है। ऋचा जी, पहले पॉइंट पूरा हो जाए फिर मैं डिबेट को खोलूंगा। वक्त अभी बहुत है, अभी वक्त, पहला फर्स्ट रिएक्शन ले लूं मैं पहले। राइट, दीपचंद जी आप बात पूरी कीजिए, फिर डिबेट खुलेगी प्रॉपर। हाँ, मैं वही बात कह रहा था। देखिए अब्दुल भाई, जो हमारा न्याय पत्र आया है उसमें 2 चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज तो है हाथ बदलेगा हालात। जो हाथ है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हाथ में जो हमारा चुनाव का निशान है उसमें 2 रेखाएं, कर्म की रेखा है और एक भाग्य की रेखा है। दीपचंद राठौर साहब, शायद आप सवाल नहीं समझे थे। मेरा सवाल दरअसल ये था कि क्या जो ऋचा कह रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपका जनाधार आपको लग रहा है कि नहीं है, आपको लग रहा है वोट बैंक छिटक चुका है, आपको लग रहा है कि अब वोट बैंक हासिल करने के लिए अल्पसंख्यक में खास समुदाय को अगर हम अपने न्याय पत्र घोषणा पत्र में उस पॉइंट्स को रेज कर देते हैं तो वो हमारी तरफ आ जाएगा। क्या आपने इस बेसिस पर अपने न्याय पत्र में इस बातों का जिक्र किया? आपने मुझे टोका, मैं वही सी मुद्दे पर आ रहा, मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ, बोलिए। आपके जवाब भी दूंगा। देखिए, मैं आपको कहना चाह रहा था कि हाथ में 2 रेखाएं होती है, कर्म की होती है, भाग्य की रेखा होती है। कर्म हम करने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं और भाग्य हमारा जो जनता है, जनता हमारा निर्णय करेगी। और हाथ जो है सबसे बड़ा कर्म का टूल्स है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको मुद्दा दे दूं कि हमारा जनाधार मतलब खत्म, ऐसा नहीं है। जनाधार तो भारतीय जनता पार्टी का खत्म हो चुका है। चलिए ठीक है, जो उनसे पूछेगा 2014 से जो आप कह रहे हैं कि आपने इस बेसिस पर नहीं किया। मैं आऊंगा आपसे पूछना चाहूंगा, उन्होंने जितने भी वादे किए थे उनको पता है। ठीक है, मैं उस पर भी आऊंगा सर। अभी बहुत वक्त है, मैं फर्स्ट रिएक्शन ले लूं, पहले पूरा वक्त दे दे। चारों हमारे पैनलिस्ट जो है उनको एक वक्त दे दे, फिर मैं डिबेट खोलूंगा सर। कपिल श्रीवास्तव साहब आपके पास भी आऊंगा जरा, और मैं आपसे भी समझने आ रहा हूं। दीप जी आ रहा हूं आपके पास। कपिल श्रीवास्तव साहब जरा बताइए, आपको भी क्या ऐसा ही लग रहा है जो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है? कांग्रेस मुस्लिम वोटर्स को, खासतौर पर अल्पसंख्यक वोटर्स और उसमें एक तबके को अपनी ओर लुभाने के लिए इस तरह के पॉइंट रेज कर रही है अपने न्याय पत्र में?
देखिए कोई सवाल ही नहीं। हिंदुस्तान की जो जमीन की खासियत है वो गंगा यमुना सभ्यता से है। और गंगा जमुनी सभ्यता में समाजवाद आता है, जहाँ पर हर तरह के जाति और धर्म का, हर तरह के वर्ग भाषा का सम्मान किया जाता है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसी ही चीजें झलकती हैं। ठीक है। और ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं पच रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपना तालिबानीकरण जो कर चुकी है स्वयं का, उसके आधार पर वो घोषणा पत्र देखने लग रही। तो हरियाली के अंधे को हर जगह हरियाली ही दिखाई देगी। दिक्कत इस बात की है कि अगर कोई आदमी आर्टिकल 15-16, आर्टिकल 28 और 25 की अगर रखना है तो वो इनको नहीं पचे। वो इनको तुष्टीकरण दिखने लगेगा। अरे घर नहीं तुष्टीकरण दिख रहा है तो संविधान तो बदलने के लिए आप तैयारी बैठे, बदल लीजिए, जितनी ताकत उतना लगा करके बदल लीजिए। तो मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि जो ठीक है, आपका भी पॉइंट आया। आप भी कह रहे हैं कि ये इस तरह आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक है कपिश जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, शायद कुछ नेटवर्क का इशू है, वो भी मैं जल्द से जल्द टेक्निकल टीम को कहता हूं वो दुरुस्त कर देंगे। मैं आलोक जी आपके पास भी फर्स्ट रिएक्शन के लिए आ रहा हूं। डॉक्टर आलोक पांडे, क्या लगता है आपको, न्याय पत्र कांग्रेस ने जारी किया और उसके बाद कुछ पॉइंट्स आए, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर विरोध जताया और मुस्लिम लीग का एक घोषणा पत्र कह दिया। इस सिनेरियो को किस तरह से आप देख रहे हैं एक राजनीतिक विश्लेषज्ञ होने के नाते? क्या आपको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो सही है या फिर कांग्रेस कह रही है कि इसमें कुछ नहीं? देखिए, मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस ने माइनॉरिटीज के लिए अगर कोई स्पेशल बात कही है, ठीक है, ये संविधान के अगेंस्ट तो नहीं है, क्योंकि आपके संविधान में आर्टिकल नंबर 29, 30 माइनॉरिटीज को ही समर्थन दिया गया अधिकार है। लेकिन संविधान तो भारत के सभी वर्गों के लिए बात करता है ना। कुछ अनुच्छेद तो माइनॉरिटीज के लिए कहता है, तो कुछ चीजें हो सकता है मेजोरिटी के लिए। ऐसे संविधान में मेजोरिटी के लिए स्पेशल कुछ है ऐसे मैंने कुछ देखा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ कि संविधान सारे भारत के लोगों को प्रतिष्ठित करता है। क्या कांग्रेस केवल मुसलमानों के लिए या केवल माइनॉरिटीज के लिए ही काम करेगी? उसके घोषणा पत्र को सरसरी निगाह से देखने पर तो ये लग रहा है तो यही करने जा रही है। ठीक है, क्या कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम के मामले में कांग्रेस के घोषणा पत्र में जितना मैंने देखा उसमें वो चुप है। कांग्रेस जो है कर्नाटक में जो जाति सर्वेक्षण की पुरानी रिपोर्ट है उसको लागू नहीं कर रही है, लेकिन वो जातिवाद की बात या जाति जनगणना कराने की बात करती है, क्षेत्रीय दलों के मुद्दों को लेकर आती है। तो ऐसे मैटर है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग से, तो मुझे लगता है कि शायद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बना दिया है। अब उसको उससे क्या तुलनात्मक है? हाँ, अगर इंडिया में जो मुस्लिम लीग है उससे तुलना कर रही है भारतीय जनता पार्टी तो ठीक है। राहुल गांधी ने तो इंग्लैंड यूरोप की धरती से कहा था कि भारत में मुस्लिम लीग जो भारत वाली है वो सेकुलर है। तो क्या मोदी जी ने ये तो कहा नहीं कि जो पाकिस्तान वाली मुस्लिम लीग है, भारत में भी एक मुस्लिम लीग है ना अभी। तो अगर उस मुस्लिम लीग से कांग्रेस की तुलना हो रही है तो कोई बात नहीं, वो चुनाव लड़ती है। आप कह रहे हैं कोई बात नहीं, हो सकती है तुलना। ठीक है, आप कह रहे हैं कोई बात नहीं, हो सकती है तुलना। बहरहाल मैं अब डिबेट को खोल रहा हूं जरा और अब मुझे दीपचंद्र राठौर साहब बताइए, जो पॉइंट आलोक साहब भी कर रहे हैं रेज, कि अगर सरसरी निगाह से देखा जाए, मैं भी पढ़ रहा था आज आपका जब इस पर रिसर्च कर रहा था, तो वहां पर हमें जो 48 पेज में 8 नंबर जो पेज है वहां पर हमें नजर आती है तमाम तरह की चीज अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। जो डॉक्टर आलोक पांडे कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही आप टारगेट कर रहे हैं क्या? सनातन को लेकर क्यों नहीं बात कर रहे हैं आप? दूसरे लोगों को लेकर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? और अल्पसंख्यक आपकी नजर में कौन है? क्या मुस्लिम ही सिर्फ अल्पसंख्यक हैं? आदरणीय अब्दुल भाई, मैं आपकी जवाब देना चाहूंगा। जो हमारा न्याय पत्र है, पिछले 10 वर्ष जिस तरह से जनता के ऊपर अन्याय हो रहा है उसके ऊपर हमने उन 5 वर्गों में रखवाया। देखिए, चाहे उस समय किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे गरीब हो, चाहे वंचित हो। अब आलोक भाई को तो मतलब या तो ये शायद भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बनकर बैठ जाते तो हमें कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि जिनकी सोच हो चुकी है। आज इनसे पूछना चाहिए था जो राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर बैठे हैं कि पिछले 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पर्सनल टिप्पणी ना कीजिए आप। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया, उस पर बात नहीं करेंगे। हमारा जो मैनिफेस्टो उनको वो भी मतलब उनको सेकुलर लग रहा है और ये उनकी तुलना मतलब
दीपचंद राठौर साहब, मैं ये गुजारिश करूंगा, सुनिए दीपचंद साहब, राठौर साहब एक पॉइंट मेरा जरा सुनिए। मैं ये गुजारिश करूंगा किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी ना कीजिए, क्योंकि नहीं, डॉक्टर आलोक पांडे पहले भी हमारे साथ जुड़ते रहे हैं, सुनिए ना। बोल दीजिए, आपने बोल लीजिए। राठौर साहब आलोक पांडे हमारे साथ पहले भी जुड़ते रहे, वो दोनों तरफ की बात करते हैं। आज अगर उन्होंने ये बात करी, वो उनका व्यक्तिगत अपना परिप्रेक्ष्य है, उनका व्यक्तिगत विचार है। बहरहाल मैं ये जानना चाह रहा हूं राठौर साहब, क्या जो जिक्र किया गया है पर्सनल लॉ का, जो आपने पेज नंबर 8 में 8 नंबर है, मैं अगर ये देखो, इस समय मेरे पास आपका घोषणा पत्र है, मैं इसमें अगर देखता हूं ये कि कांग्रेस अनुसूचित जाति, ये कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा देगी, ये सुधार संबंधित समुदाय की भागीदारी और सहमति से किए गए। इसका क्या मतलब निकलता है? तो अब्दुल भाई, आप तो मुझे बोलने दीजिए, आप फिर आप बोल लीजिए। नहीं, मैं आपको ही बोलने दूंगा सर, आपको बुलाया मैंने इसलिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान के सम्मान के लिए, देश की प्रगति के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। जो पिछले 10 सालों से नहीं हुआ, वो उसको लेकर हम आए। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह न्याय पत्र लेकर आया, उसमें युवा, महिला, किसान, श्रमिक और पिछड़ों की उनका हक की बात करी है। और जो हमारा जो मैनिफेस्टो है, उसमें करोड़ों युवाओं को कांग्रेस पार्टी गारंटी है, सारी नौकरी पक्की होगी, हर निश्चित युवक को सालाना 1 लाख रुपए का भत्ता दिया जाएगा और 30 लाख खाली सरकारी पदों को भरा जाएगा। जो पेपर लीक है, उसके अंदर हमारी मतलब ये रहेगा कि जो युवा उनसे उनकी तुलना में 20,000 रुपए आर्थिक मतलब हेल्प की जाएगी। राठौर साहब, ठीक है, मेरा पॉइंट नहीं समझे आप सर। राठौर साहब, आप मेरा पॉइंट नहीं समझे। मेरा पॉइंट ये है, तो आधी आबादी की तो आप बात करते हो। अरे राठौर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका इसका क्या मतलब है? क्या हमारा जो घोषणा पत्र है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि आधी आबादी के लिए हम क्या कर रहे हैं। क्या 3 तलाक को वापस लेंगे आप 3 तलाक को वापस करेंगे? और किसानों के लिए देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था 2022 के अंदर, जनवरी में किसानों की आय दुगनी होगी। आज तक हुई क्या? देखिए, हमारा जो मैनिफेस्टो है उन 5 वर्गों के लिए है। जिस तरह किसान, तो आपने देखा होगा किसान किस तरह। राठौर साहब, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? मैं कह रहा हूं, क्या 3 तलाक वापस लेंगे आप? सरकार बन जाएगी तो? देखिए, वो तो बात की बात है। नहीं, बात की बात नहीं, घोषणा पत्र में आप कह रहे हैं ना सुधार करेंगे पर्सनल लॉ में। नहीं सर, रुकिए ना सर, आप बात की बात नहीं, मैं घोषणा पत्र पर आ रहा हूं। क्या 3 तलाक वापस लिया जाएगा? आप कह रहे हैं ना कि पर्सनल लॉ को लेकर। देखिए अब्दुल भाई, सरकार आएगी, उसके अंदर सीजन पे बैठेगा, वो अपने ऊपर डिसीजन लेगा। मैं एक छोटा सा प्रवक्ता हूं, मैं किस तरह मैं प्रवक्ता के तौर पर ही आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपका घोषणा पत्र पढ़ रहा हूं, उसमें जब लिखा हुआ है कि कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा देगी, क्या सुधार बढ़ावा दिए जाएंगे? क्या 3 तलाक का जो कानून है, जो पर्सनल लॉ का है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, उसको लेकर क्या 3 तलाक वापस लिया जाएगा? क्या कांग्रेस इसको लेकर समर्थन कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी का समर्थन हमेशा देश के विकास, देश के हित के लिए हुआ है। उसके लिए हम कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, लेकिन जिस तरह रीता बहन ने भी कहा ना कि 370 इस देश से हट चुकी है। आपके चैनल पे कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं ऋचा जी आपके पास आ रहा हूँ। कपिल जी, उसका आपके चैनल पे इन्होंने ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी, मैं आ रहा हूँ ऋचा जी आपके पास भी। जनता पार्टी, ठीक है राठौर साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, काम करके दिखाते हैं। अगर प्रधानमंत्री से जुमले नहीं है, इनके पास 10 सालों के लिए इनके कोई युवा रोजगार नहीं मांग ले, कोई इनसे जीडीपी की बात नहीं कर लिया। इसलिए ये हमारे मैनिफेस्टो पे मतलब उसको उठा रहे हैं कि ये देखिए मुसलमानों का मैनिफेस्टो ऐसा नहीं है। हमारा मैनिफेस्टो देश हित के लिए और अरे सर, देश हित के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये बता दीजिए ना, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, क्या इसमें वो छाप नजर आ रही है? क्या आप एक समुदाय विशेष, अल्पसंख्यकों में भी एक समुदाय विशेष पर ही टारगेट कर रहे हैं क्या? इनके सूरज कौन थे, सावकर कौन थे, संस्थापक कौन थे, उनसे पूछे ना आप। सर, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, जवाब क्या दे रहे हैं? ऋचा जी जरा मुझे बताइए। ठीक है, आता हूँ मैं आपके पास, आता हूँ राठौर साहब, आ रहा हूँ। बंगाल के अंदर नहीं राठौर साहब, आ रहा हूँ मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि 3 तलाक क्या वापस होगा? जिस तरह से आपने जिक्र करा
क्या ये जिस बात का जिक्र हो रहा है, आप अल्पसंख्यक किनको मानते हैं? क्या सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही अल्पसंख्यक के तौर पर आपके लिए है क्या? देखिए, मैंने आपके चैनल के माध्यम से फिर से कह रहा हूँ, हमारे लिए महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे मतलब वंचित, हम उनकी आवाज को उठाने के लिए है। अल्पसंख्यक की बात आप अपने चैनल पे किस तरह कह रहे हो? मैं 370 के लिए भी कह रहा हूँ कि 370 हटी में, आप उसके शब्द नहीं बोल रहे हो। और ये बीजेपी के प्रवक्ता साफ बोला कि 370 हट चुकी है। आपके चैनल पे साफ झूठ बोल रहे हैं ना ये। मैं किस तरह कह दूं कि भाई ये तो 30 तो तय करेगा। बात बताइए, आप कह सबका विकास का जिक्र कर रहे हैं, मुझे इसमें कहां नजर आ रहा है? जब आप अपने घोषणा पत्र को लिख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ये सवाल कर रही है, तो उसका जवाब तो आप देंगे ना। अगर आप अपने घोषणा पत्र में लिख रहे हैं, एक घोषणा पत्र वो होता है जब सरकार बनेगी तो इन पर काम किया जाएगा, इन पर हम जनता के बीच जाएंगे और हम करेंगे इस पर काम, इन पॉइंट्स को हम लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पर्सनल लॉ में सुधार किया जाएगा। क्या 3 तलाक को वापस करने की बात कर रहे हैं आप? क्या आप आने वाले समय में जो मौलाना आजाद छात्रवृत्ति है उसको फिर से करेंगे? वो बंद जो स्मृति ईरानी या 2022 में जो केंद्र की सरकार ने की थी, उसको फिर से आप लागू करेंगे मौलाना आजाद छात्रवृत्ति को? पर्सनल लॉ में सुधार का मतलब, जिस तरह देश के अंदर आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स देश के प्रधानमंत्री ने अपनी जेब में रखा हुआ, उनके को सुधार करेंगे। पर्सनल लॉ के अंदर ये नहीं आता है कि आप अल्पसंख्यक का सुधार हुआ। देखिए, पर्सनल लॉ में कई चीज आ जाती है, आप एक मुद्दे पे मत अड़िए ना। पर्सनल लॉ के अंदर हर जिसमें हमें सुधार करना हो हम सुधार करेंगे। जिसमें देश हित की बात होगी देश हित की बात की जाएगी, जिसमें विकास की बात होगी उसमें विकास की बात की जाएगी। ऋचा जी, आप पर्सनल ऋचा जी, आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हैं? वो कह रहे हैं भाई सुधार किए जाएंगे, कोई 3 तलाक की बात नहीं हो रही है, वो वापस की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो सुधार होंगे हम वो सुधार करेंगे। आप लोग 3 तलाक पर जा रहे हैं, आप 370 पर जा रहे हैं, आप छात्रवृत्ति पे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तो जनता के साथ हैं, हम काम करें। ठीक है ऋचा जी, आपको बहुत टाइम दे दिया। ऋचा जी आइए जरा। अब्दुल जी, कांग्रेस को ये अच्छी तरीके से पता है कि वो सत्ता से कोसों दूर जा चुकी है और ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं कि अगर हम सत्ता में वापस आएंगे तो। लेकिन आप इनके सोच देखिए कि अगर हम सत्ता में वापस आएंगे भी तो ये कहते हैं वो पर्सनल लॉ को बनाएंगे, पर्सनल लॉ को बढ़ावा देंगे। क्या आपका एक देश एक विधान में यकीन नहीं है? आप एक देश के लिए एक कानून नहीं चाहते हैं? और सबसे बड़ी बात, जो सवाल आप बार बार कर रहे थे जिसका जवाब ये नहीं दे पाए, इनका ये मानना है कांग्रेस का न्याय यहां से शुरू होगा कि अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को फिर से अपमानजनक स्थिति में धकेल दिया जाए। 3 तलाक जैसी कुप्रथा का उनको फिर से नहीं, ऋचा जी कहां लिखा हुआ है इनके घोषणा पत्र में? ऋचा जी कहां लिखा है 3 तलाक को लेकर? मुझे तो नहीं दिखा कहीं 3 तलाक को लेकर कुछ लिखा हुआ है। आप मुझे बताइए कि पर्सनल लॉ में सुधार करने की बात कर रहे हैं। पर्सनल लॉ में सुधार की बात की गई है ना, मैं वही कह रहा हूँ ना। रुकिए ना राठौर साहब, जब आपसे सवाल कर रहे थे आप इधर उधर जा रहे थे, आप ऋचा जी से करने दीजिए ना सवाल। राठौर साहब रुकिए जरा, राठौर साहब रुकिए जरा, राठौर साहब रुकिए तो, राठौर साहब रुकिए जरा। और कांग्रेस समाजवादी पार्टी रुकिए जरा, राठौर साहब रुकिए, करने की राजनीति करना चाहते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं डॉक्टर ऋचा सिंह, मेरा सवाल ये है कि इनके घोषणा पत्र में जिस पॉइंट को मैं रेज कर रहा हूं और मैं जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब जो नहीं दे पा रहे राठौर साहब, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा देने की बात हो रही है, या 3 तलाक का तो कोई जिक्र ही नहीं है? आप कह रहे हैं कि 3 तलाक खत्म कर दिया जाएगा, फिर से लागू कर देंगे जो हमने करा। 3 तलाक की व्यवस्था पर्सनल लॉ के अंतर्गत थी। 3 तलाक की व्यवस्था पर्सनल लॉ बिल्कुल सही बात है, लेकिन इन्होंने कहा है कि सुधार में बढ़ावा किया जाएगा, यानी कि कांग्रेस की तरफ से सुधार की बात कर रहे हैं डॉक्टर ऋचा सिंह जैसी व्यवस्था को वापस लाने के लिए, क्योंकि आपको एक विशेष वोटों का ध्रुवीकरण करना है, इसलिए आप बार बार पर्सनल लॉ में सुधार की बात कर रहे हैं। ये कहिए ना कि हमको एक देश एक कानून में यकीन नहीं है, हम एक देश एक विधान नहीं चाहते हैं, हम एक धर्म विशेष के वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हमेशा देश को बांट कर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि धारा 370 वापस आ जाए ताकि देश का एक हिस्सा हमसे अलग हो जाए। इनकी ये सोच है। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ अब्दुल जी
कि सबसे पहले तो कांग्रेस को जाकर अपने अलायंस पार्टनर से बात करनी चाहिए। अलायंस पार्टनर ही इनके न्याय पत्र या घोषणा पत्र पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। अभी 4 दिन पहले अमर उजाला में ये बड़ी बड़ी खबर छपी थी कि केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन जी ने ये कहा है कि राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी से बेहद बुरी तरीके से डरे हुए हैं। राहुल गांधी जी को अमेठी छोड़कर वायनाड भागना पड़ता, और वायनाड में भी वो किससे लड़ रही हैं? लेफ्ट पार्टी से, जो इनका अलायंस पार्टनर है। तो ये एक ठगबंधन है, ये देश की जनता को ठगना चाहते हैं, और इनका न्याय पत्र इसी ठगने की इनकी मानसिकता को, देश को बांटकर उसी को परिलक्षित करता है कि ठीक है ऋचा जी, आपका पॉइंट आया। मैं जा रहा हूँ डॉक्टर आलोक पांडे आपके पास आ रहा हूँ मैं। डॉक्टर आलोक पांडे जरा समझाइए, क्योंकि जब राठौर साहब से मैं सवाल कर रहा था आपके चेहरे पर एक मुस्कान नजर आ रही थी, क्योंकि राठौर साहब जिस सवाल को मैं कर रहा था वो जवाब नहीं दे रहे थे। मुझे एक बात समझाइए, क्या आपको ये नहीं लगता है कि अगर कांग्रेस की तरफ से अल्पसंख्यकों को लेकर ये कहा जा रहा है अपने घोषणा पत्र में कि अल्पसंख्यकों के लिए ये किया जाएगा, ये करेंगे, वो करेंगे, हम कानून को सुधारने पर बढ़ावा देंगे, हम मौलाना आजाद जो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप है उसको लेकर हम बात करेंगे, ये तमाम तरह के जो पॉइंट्स आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी तो इसी राह पर ही तो चल रही है। उसने भी तो ऐसे ही किया है, यूसीसी, सीएए और तमाम तरह के मदरसों पर एक्शन, वो भी तो यही इसी तरह के एक्शन है। तो हम दोनों को एक ही मानेंगे, अलग कैसे हुए? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कह रही कि एक देश एक विधान, एक संविधान, लेकिन कांग्रेस कह रही कि हम पर्सनल लॉ को बढ़ाओ। कि हमने पहले भी कहा था कि नहीं, ये तो संविधान का हिस्सा है, आर्टिकल नंबर 29 माइनॉरिटीज के लिए है, और कांग्रेस कहे ठीक है, संविधान से बाहर नहीं कह रही हो। लेकिन मेरा मानना यह है कि फिर मेजोरिटी सब भी डाल देते कि मेजोरिटी के लिए करेंगे। दूसरा, कांग्रेस ये बताए, मुझे ये ना कहे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ। अरे भाई, प्रवक्ता जानना हूँ तो मैं प्रवक्ता बन जाऊंगा, कोई रोक थोड़ा लेगा मुझे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो मेरा प्रश्न आपको असहज लगता है उसका उत्तर देने के बाद मुझे प्रवक्ता कह के मेरे प्रश्न को हल्का कर देते हैं, उत्तर नहीं आता है। जैसे मैं प्रश्न फिर कर रहा हूँ कांग्रेस से। नहीं, डॉक्टर आलोक पांडे, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको ये नहीं लगता है, जहां एक और कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में जो जिक्र कर रही है अल्पसंख्यकों का, तो दूसरी तरफ भी तो भारतीय जनता पार्टी है जो अपने कार्यकाल में तमाम तरह के उसने ऐसे एक्शंस लिए हैं, यूसीसी, सीए, मदरसों पर एक्शन, वो भी एक समुदाय विशेष पर ही लग रहा है। तो दोनों आपको समानांतर नहीं लग रहे हैं, आपको डिफरेंस क्या लग रहा है? जी, मेरा मानना है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करे उसके लिए ना तो संविधान संशोधन किया है, और अगर वो बराबर, देखिए, अगर मदरसों पर एक्शन हो रहा है तो अवैध मदरसों पर हो रहा है, तो वो नहीं रहा कि मदरसे सब बंद हो जाएंगे भारत में। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को घेरना इसलिए कठिन होता है क्योंकि जो सत्तारूढ़ दल होती है वो संविधान के बाहर जाके काम नहीं कर सकता। घोषणा पत्र में आप संकेत जरूर दे सकते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र जारी करे, जब ये जारी करेंगे तो उसमें बात करेंगे कि हिंदुओं के लिए क्या कर रहे हैं, या कांग्रेस जब घोषणा पत्र जारी करे। मैं कहता हूँ कांग्रेस भी मुसलमानों को स्पेशली क्या दे पाएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि संविधान तो बंदी हुई है। लेकिन जब घोषणा पत्र में संकेत देते, जैसे उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज के लिए हम विशेष पर्सनल लॉ की बात करें, तो साहब हिंदुओं का छोड़ दिया, हमारे पर्सनल लॉ में 1956 में हमारे पर्सनल लॉ में कांग्रेस की सरकार ने छीन दिया। अरे कम से कम ये कहो कि भारत के सभी धर्मों के लिए पर्सनल लॉ की बात करेंगे, और मुझे भी हिंदू होने के नाते मेरे पर्सनल लॉ आपने 1956 में क्यों छीने थे, मेरे पर्सनल लॉ आप वापस करेंगे, हिंदुओं के पर्सनल लॉ क्यों नहीं वापस करेंगे? कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ है, या माइनॉरिटीज के पर्सनल लॉ आप वापस करेंगे, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि प्लीज ये लिखिए घोषणा पत्र में कि हिंदुओं के भी पर्सनल लॉ, आप जो 1956 में आपने हिंदू मैरिज एक्ट बना करके हरण कर लिया था, दीपचंद राठौर साहब जरा जवाब दीजिए। सम्मान के लिए, देश की प्रगति के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। शायद आपने सही तरह सुना नहीं, मैंने ये बात पहले ही वक्त में बोली थी। आप किस मेरे बात बताइए, मैं हिंदुओं के पर्सनल लॉ आप वापस करेंगे जो 1956 में जवाहरलाल नेहरू ने हरण कर लिया था हमारे पर्सनल लॉ? संविधान के नागरिक नहीं है क्या? हमारा पर्सनल लॉ कहा गया? संविधान से बढ़कर कोई नहीं है। देखिए, संविधान के अंदर आप भी आते हैं, दायरे में भी आते हैं। हिंदुओं का पर्सनल लॉ आप किस तरह कह रहे हैं कांग्रेस ने पास डाल दिए? आप आपके चैनल पर 370 खत्म कर दिया। आप एक शब्द नहीं निकला उसके में, आप बोलते हैं कि देश जैसे 370 धारा भी हटी है। बोलिए, आप बोलिए ना, बोलिए।
आप एक वक्तव्य की बात ही नहीं कर रहे हो। आप ऋचा जी ने अभी आपके चैनल पे क्या कहा कि इस देश से 370 धारा हट चुकी है। आप मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आलोक जी, बताइए 370 धारा हटी कि नहीं हटी, बताइए आप। इसमें संशोधन होना बाकी है अभी। नहीं, बिल्कुल जम्मू कश्मीर की दोनों विधानसभाओं से पारित होगा तो 370 की और कमजोर कर सकती है, लेकिन खत्म करने की बात संभव ही नहीं है जब तक कि दोनों आपने जिस तरह मुझे टोका उस तरह ऋचा जी को नहीं टोका, इसलिए मैंने ये लाइन कही थी। आपको बुरा लगा नहीं, ठीक है, रुकिए जरा। डॉक्टर आलोक पांडे रुकिए, डॉक्टर आलोक पांडे रुकिए, डॉक्टर आलोक पांडे रुकिए, बात रखनी चाहिए। डॉक्टर आलोक पांडे रुकिए। दीपचंद राठौर साहब, दीपचंद राठौर साहब, दीपचंद राठौर साहब, आवाज आ रही है आपको? दीपचंद राठौर साहब, आवाज आ रही है? राठौर साहब, आवाज आ रही है आपको? राठौर साहब, आवाज आ रही है? पार्टियों में ठीक है, कांग्रेस के रीचा जी रुकिए जरा। सबका साथ सबके विकास की बात होती है। ठीक है, वो तो ये भी कह रहे हैं ना रीचा जी, वो तो ये भी कह रहे हैं। मैं राठौर साहब से सवाल करूं, विशेष के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। रीचा जी, रीचा जी के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस किस तरीके से एक धर्म विशेष के आधार पर भेदभाव करके एक धर्म विशेष के आधार पर ध्रुवीकरण करना चाहती है, देश को बांटना चाहती है, क्योंकि उन्होंने हमेशा से देश को बांट कर ठीक है। मेरा एक सवाल है, हिंदू मुसलमान की राजनीति आप लोग करते हो। ऋचा जी, ऋचा जी, आप लोग करते हो। हम तो जनमानस के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, महंगाई को, बेरोजगारी को, आर्थिक देश की अर्थव्यवस्था को, महिला के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ रहे हो। ऋचा जी, ठीक है ऋचा जी, ऋचा जी, राठौर जी रुकिए जरा, राठौर साहब रुकिए, राठौर साहब 2 मिनट रुकिए। राठौर साहब, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि ऐसे डिबेट होगी ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। राठौर साहब रुकिए, कोई नामो ऋचा जी, सवाल मेरा यही है। रुकिए ऋचा जी, आप ठीक है मैडम। कांग्रेस पार्टी के ऋचा जी, जुटा पा रहे हैं। ऋचा जी रुकिए ना, ऋचा जी, आवाज आपको आ रही है? ऋचा जी, प्रियंका गांधी, ऋचा जी जरा के लिए तैयार नहीं है। ऋचा जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? ऋचा जी सुन पा रही हैं आवाज? चली गई। ऋचा जी, जीजा रॉबर्ट वाड्रा जी को भी आपके ऊपर भरोसा नहीं। ऋचा जी डाउन कीजिए जरा आवाज, ऋचा जी की डाउन कीजिए, आवाज डाउन कीजिए प्लीज, आवाज डाउन कीजिए। मेरा सवाल आप सुन रही है मैम? ये यहाँ पर ऐसे नहीं होता है ना मैम, जो आप बोल रहे हो बोलते चले गए। ये रैली थोड़ी ना है, डिबेट है। यहाँ पर तर्क संगत बात कीजिए मैम, बात करें आप। मैं अपनी बात रख रही हूं। नहीं, ऑब्वियस है, आप बात रखिए, मैं आपको बात करने से नहीं रोक रहा हूं, लेकिन जब मैं आपको बोल रहा हूं, मैं सवाल करने के लिए आपसे कुछ कर रहा हूं ना मैम। यहाँ पर वक्त जाया ना करके हम प्रॉपर एक डिबेट करेंगे तो बेहतर रहेगा ना मैम। अदरवाइज आपकी बात भी दर्शकों तक नहीं जाएगी, राठौर साहब की बात भी दर्शकों तक नहीं जाएगी, किसी की बात नहीं जाएगी। हमने 1 घंटा या 50 मिनट जो भी है वो हम वेस्ट करेंगे ना मैम। तो मैं ये सवाल आपसे ये कर रहा था ऋचा जी, आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, ठीक है लगाइए। कांग्रेस तो प्रधानमंत्री को लेकर, प्रधानमंत्री पर ही सीधे चुनाव आयोग में प्रधानमंत्री को लेकर ही शिकायत कर गई। मेरा सवाल वही है जो मैं डॉक्टर आलोक पांडे से कर रहा था कि अगर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों का जिक्र कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी भी तो ऐसा ही करती हुई आती है। भारतीय जनता पार्टी ने भी तो यही किया है, सीएए लागू करना, यूसीसी पर बात करना, मदरसों को बैन करना। एजेंडा तो सेम ही नजर आ गया ना, दोनों का एजेंडा सेम है, तो दो डिफरेंट क्या, तो दो अलग क्या है दोनों पार्टियों में? नहीं, बिल्कुल ये पूरी तरीके से अलग है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की बात करती है, और जिस सीए की आप बात कर रहे हैं उसको भी देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसको लागू किया है। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी नीति के लेवल पर और किसी भी नियत के लेवल पर धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। आप इस देश में उठाकर देख लीजिए कि चाहे जितनी भी योजनाएं लागू हैं, 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं, क्या उसमें धर्म के आधार पर कोई भेदभाव किया गया है? छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो क्या उसमें धर्म के आधार मदरसों पर बैन लगाना क्या किसी विशेष समुदाय को लेकर नहीं है? सीएए को लागू करना क्या विशेष समुदाय को लेकर नहीं है? यूसीसी लागू करना क्या समुदाय विशेष नहीं है मैम? जी, यूसीसी लागू करना क्या समुदाय विशेष का
पॉइंट नहीं है, सीएए क्या समुदाय विशेष नहीं है? मदरसों पर अगर एक्शन की बात कोई सरकार करती है, क्या वो किसी समुदाय विशेष को लेकर नहीं है? एक देश एक संविधान एक विधान की बात है, ठीक है। यूसीसी खत्म करना इस तरीके से तो पर्सनल लॉस पे आपको एक मैं जा रहा हूं, मैं कांग्रेस से सवाल करूंगा, जवाब दे दूंगी कि यूसीसी की क्यों जरूरत है, लेकिन यूसीसी लागू करना ये एक समुदाय विशेष के लिए व्यवस्था नहीं है। यूसीसी मदरसों पर एक्शन लेना देश में एक व्यवस्था है जिसमें एक देश एक कानून के आधार पर अगर कोई सरकार ये कहती है कि मदरसों पर एक्शन लिया जाएगा, तो क्या किसी समुदाय विशेष को लेकर नहीं बात हुई है? अब्दुल जी, मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूँ, मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, ताकि जो अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे हैं वो मुख्य धारा में शामिल हो सके। उनको सभी कई ऐसे मदरसों को बैन करने की, बंद करने की बात नहीं हुई? नहीं, मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूँ कि मदरसों को बंद करने की बात नहीं है, मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है। मदरसों को बंद करने की बात हुई है सरकार की तरफ से या नहीं हुई? जी, मदरसों को मॉडर्नाइजेशन करने की, आधुनिक बनाने की जाहिर तौर पर बात हुई। क्या मदरसों पर एक्शन, जो मदरसे औपचारिक तौर पर नहीं चल रहे हैं, उनको लेकर नहीं आप एक्शन लेने की बात की गई? देंगे और जो भी सरकार की नीतियों के खिलाफ, चलो ठीक है, संविधान के खिलाफ चलेंगे उनके ऊपर एक्शन होगा। लेकिन जो भी मदरसे नीति के अनुसार चल रहे हैं, संविधान के अनुसार चल रहे हैं, ठीक है। आलोक जी, अपना पॉइंट रेज करिए। आप इस बात से सहमत नहीं है कि इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को मुख्य धारा में शामिल किया जाना चाहिए, उनको वही शिक्षा मिलनी चाहिए जो किसी भी समाज। ठीक है, मैं राठौर जी से यही सवाल करूंगा, अभी राठौर जी से करता हूँ। आलोक जी, अपना पॉइंट रखिए, क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप बीच में? ठीक है, मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया, दोबारा आपका प्रश्न जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि ये इसमें किसी के भारत के मुसलमान की नागरिकता जाएगी नहीं, तो भारत के मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं। ठीक है, यूसीसी भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 44 ही कहता है, ठीक है, 44 ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। 1956 में जब जवाहरलाल नेहरू जी ने हिंदुओं को यूनिफॉर्म सिविल कोड में बांधा, तो उनसे पूछा गया, लोगों ने कहा कि देश की सेकेंड मेजोरिटी यानी मुस्लिम को यूसीसी कब लाएंगे? उन्होंने कहा कि बहुत शीघ्र लेकर के आएंगे। ये जवाहरलाल नेहरू जी का प्रॉमिस है यूसीसी मुसलमानों के लिए भी शामिल करने के लिए, लेकिन वो प्रॉमिस ना तो जवाहरलाल नेहरू ने पूरा किया, ना फिर इंदिरा गांधी जी ने पूरा किया, ठीक है। मैं राठौर साहब के पास आ रहा हूं। राठौर साहब, जरा मुझे समझाइए, मैंने जो सवाल ऋचा जी से किया वही सवाल आपसे मैं कर रहा हूं। क्या कांग्रेस जो है अपने न्याय पत्र में जिस बात का जिक्र कर रही है, अलग अलग जगहों पर अल्पसंख्यक नजर आ रहा है, क्या कांग्रेस की प्राथमिकता अल्पसंख्यक है या फिर एक अल्पसंख्यक में भी एक समुदाय विशेष है, या फिर सभी लोग नजर आते हैं? देखिए अब्दुल भाई, अल्पसंख्यक के अंदर जहाँ तक मेरा मानना है कि हमारे देश के अंदर 36 कौम के लोग रहते हैं और हमारे लिए सभी सामान्य लोग रहते हैं, उनका हम सबको सम्मान करना चाहिए। पहली बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, अगर मुस्लिम कट्टरवाद खराब है तो हिंदू कट्टरवाद भी देश के लिए खतरनाक है। ये इस बात को समझिए, लैन बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से, कि अगर हम हमारे लिए अगर हिंदुत्व अलग चीज है और मुस्लिम अलग चीज है, ये अलग चीज नहीं है। देखिए, इस देश के अंदर जब से देश आजाद हुआ है, इसके अंदर 36 कौम के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। ये तो एक गुलदस्ता, अगर किसी में से इस गुलदस्ते में जिस तरह से कोई फूल को बाहर निकाल दूंगे अब हो जाएगी, ठीक इसी तरह इस देश के अंदर सभी को रहने का हक है मेरे हिसाब से। राठौर साहब, आप कह कुछ और रहे हैं, लेकिन आपके न्याय पत्र में कुछ और है। मेरा वही तो पॉइंट है, सवाल इसीलिए बन रहा है ना। आप कह रहे हैं सभी का साथ आप लोग चाह रहे हैं, लेकिन आप अल्पसंख्यकों का कर रहे हैं, आपकी अलग मतलब होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सबका सम्मान करा, सबका विकास की बात करी, सर्वदेश हित की बात करती आई है, लेकिन जिस तरह भी रिजर्व बैंक है ना, सबका अगर आप सबको लेकर चलना चाह रहे हैं, राठौर साहब, अगर आप कह रहे हैं आप देश के सभी नागरिकों को लेकर चलना चाह रहे हैं, तो अपने न्याय पत्र में आपने एक बार भी सनातन का जिक्र क्यों नहीं किया? आप अल्पसंख्यकों का जिक्र कर रहे हैं, आपने सनातन का जिक्र क्यों नहीं किया? आप सनातन धर्म को लेकर क्यों नहीं आगे बढ़े? आप क्यों नहीं कहा कि सनातन धर्म को लेकर भी हम कुछ काम करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे आने वाले समय में अगर हमारी सरकार बनती है? क्यों नहीं हमें दिखा वहां पर आपके न्याय पत्र में?
आदरणीय अब्दुल भाई, देखिए सनातन धर्म सर्वप्रिय धर्म है, उसके अंदर मैं भी आता हूँ, अगर आलोक पांडे जी भी आते हो, रीता बहन भी आती है। अगर आप अब्दुल भाई किसी अदर समाज से हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे भाई नहीं हो, हमारे लिए सब एक समान है। देखिए सनातन धर्म की बात जिस तरह आप कर रहे हो, सनातन धर्म के लिए मैं बता दूं, आप शायद भूल गए होंगे कि आप पिछली बार भी ये मुद्दा उठाया था कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे पे नहीं गई है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले ताला राजीव गांधी जी ने खोला था, जो हमारे गवर्नर से बिटा सिंह उनको भेजा गया था, और वहाँ के मतलब हिंदू परिषद को उनको ताला दिया गया था खोलने के लिए। इससे बढ़िया आप बताइए। और आज भारतीय जनता पार्टी का कहती है कि राम मंदिर हमने बनाया। अरे राम मंदिर तो राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, वहां पर दर्शन करने जा भी रहे हैं लोग, तीर्थ यात्री आ रहे हैं हजारों की संख्या में। जो पहले 4-5 हजार होते थे, आज लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं सर। वहां का अब अभी पॉइंट नहीं है। पॉइंट मेरा दरअसल आज ये है, अच्छी बात है, जाइए आप भी जाइए, मैं भी जाऊंगा। नहीं ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, मैं भी गया हूँ, मैं भी गया हूँ। हाँ, मेरा पॉइंट ये नहीं है कि राम मंदिर कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, किसने बनाया किसने नहीं बनाया, वो बनकर तैयार हो गया, आस्था का विषय वहां पर अब आस्था हो रही है प्रॉपर। मेरा सवाल ये है, राहुल गांधी कब जाएंगे? मेरा सवाल ये नहीं, मैं नहीं जाऊंगा ना सर, वहां पर डिरेल हो जाएगी ना मेरी डिबेट, फिर राम मंदिर पर चली जाएगी। क्योंकि मैं दरअसल जानना सिर्फ ये जा रहा हूं कि कांग्रेस के मन में क्या चल रहा है। कांग्रेस सिर्फ ये समझ रहे कि भाई अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, वोट बैंक हमारे पास अब रहा नहीं है, एक ही भरोसा है, एक ही उम्मीद है, मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, वो हमारा सिर्फ एक भरोसा है, वही उम्मीद है। इसलिए हम अपने न्याय पत्र में मोटा मोटा लिखेंगे कि अगर पर्सनल लॉ जो भारतीय जनता पार्टी ने 3 तलाक को खत्म किया है, हम पर्सनल लॉ में सुधार करेंगे। भले ही सहमति आप लोगों की होगी, बातचीत करेंगे, बैठा के करेंगे, लेकिन पर्सनल लॉ में सुधार करेंगे। इससे सीधा संदेश जाएगा जनता में, और खास तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय में, और खास तौर पर अल्पसंख्यक में एक विशेष समुदाय पर, ताकि वो हमारी तरफ रिझे। यही तो सर आप लोग चाह रहे हैं। आपने सनातन का जिक्र नहीं करा, आपने दूसरे धर्मों का जिक्र नहीं करा। जिस तरह इन्होंने अग्निपथ योजना को रद्द करके हमारा उसके अंदर भी मतलब लोगों को भी उसमें सुधार करेंगे। आप हर चीज को आप ना किसी मुद्दे से मत जोड़िए। देखिए जो मुद्दा है हमारा, मैं मुद्दा नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं आपका घोषणा पत्र कह रहा हूँ ना सर। ये मैं अभी इस यहाँ पर PDF फाइल है सर मेरे मोबाइल में, आपके घोषणा पत्र की। लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे राठौर साहब पहले आपको क्लियर कर दूं। राठौर साहब हिसाब ना पूछे तो ये हिंदू मुसलमान को लेकर आगे इनसे हिसाब पूछिए। 10 साल के अंदर हम तुमसे हिसाब पूछेंगे आपकी बार जाके कि 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने क्या करा। उनको जवाब देना नहीं पड़ेगा कि मुस्लिम कितने गई थी यूपी के अंदर, पूछे भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है ऋचा जी आइए जरा। नहीं ऋचा जी, ये बात मैं आ रहा हूँ आलोक जी आपके पास भी। ऋचा जी कर रहे हैं आपके नेताओं की तरह बैठकर एसी में एक धर्म विशेष के वोटों की ध्रुवीकरण करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो जनता के बीच में सबका साथ, प्रधानमंत्री के अंदर हिम्मत है तो अपने माइक के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के देखिए मीडिया ऋचा जी राठौर जी आप ही के पॉइंट को आगे ले जा रहा हूँ। देख के बोलता है राठौर जी मैं आपके पॉइंट को आगे ले जा रहा हूँ, मैं आपके पॉइंट को आगे ले जा रहा हूँ। करिए देश के प्रधानमंत्री ने हर जगह जुम्मे झूठे वादे करें, जिन्होंने कहा था युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिया आपने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा था। कितनी नौकरी आपने दी? आपने कहा आधी आबादी के लिए हम काम करेंगे। अरे मणिपुर के अंदर नंगल व्यवस्था में महिला घूमते जब आपकी आधी आबादी कहाँ दी जाती है? आप एक शब्द नहीं बोलते। जब महिलाएं हमारे देश की मेडलिस्ट होती है तो शोषण जैसा शोषण करता है, आप शोषण करने वाले लोग में खड़े रहते हो, उनको सपोर्ट करते हो, महिला को सपोर्ट नहीं करते हो। उसके बाद आप बोलते हो आधी आबादी राठौर साहब एक सेकंड, राठौर साहब पानी पीजिए जरा थोड़ा सा। राठौर साहब रुकिए जरा, राठौर साहब थोड़ा सा पानी पीजिए, आप थोड़ा सा पानी पीजिए। ऋचा जी जरा मुझे बताइए, जो राठौर साहब कह रहे हैं कि भाई सही बात कह रहे हैं कि आपको तो 10 साल का लेखा जोखा बताना चाहिए, आपके पास मुद्दे खत्म हो गए। रुकिए जरा, आपके पास मुद्दे खत्म हो गए तो आपने कहा फिर से हिंदू मुसलमान करते हैं। देखिए मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बताना चाहती हूँ और आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के पास ना नेता है, ना नीति है
और न नीयत है। अरे आप बेटा जी ये बताइए ना, हमने 10 साल में खड़ा किया, हमारे पास नेता है नीति है, वो तो बात है। आपसे 10 साल का हिसाब पूछ रहे अब्दुल भाई। राठौर जी, हाँ राठौर जी, मैं यही पूछूंगा, मैं मेरा क्लियर है, मैं सवाल करूंगा और वो जवाब देंगी। राठौर साहब जवाब तो सुन लेते हैं। इतने 10 साल हो गए, लोग आम जनता तरफ चली गई है, राठौर जी, राठौर साहब सुन लेते ना, वो लेखा जोखा दे रही है। आप जो मांग रहे हैं वही दे रहे हैं, लेखा जोखा अपने कार्यकाल का। आप यूं बोलेंगे एक शब्द भी। ठीक है, ठीक है, रिचा जी आइए। पार्टी सनातन का अपमान करती है। राम मंदिर के उद्घाटन पर कांग्रेस ने साफ साफ मना कर दिया। इस देश के करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था को आप ठेस पहुंचाते हैं। किसी को आप जबरदस्ती सनातन धर्म का आप दबाव नहीं डाल सकते। अगर मेरा मन होगा तो मैं जाऊंगा मंदिर, ये भी मैं आपको थोड़े माध्यम से कह रहा हूँ। आप ये नहीं कर सकते। आप अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी का एजेंडा बनाने के लिए हम बीजेपी एजेंडा में क्यों जाएंगे? अगर जाना होगा राम मंदिर तो मैं भी जाऊंगा, आपको भाई भी जाएंगे, यहाँ पे पहले से नहीं जाएंगे। स्वास्थ्य बीमा मिला है, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। विश्व की तो वो तो आपको ध्यान देना, सरकार किसकी है? यही तो सवाल है, सरकार किसकी है? 10 साल से जवाब आपको देना चाहिए। आप जवाब पूछ रहे ठीक है, ठीक है। राठौर साहब रुकिए जरा, राठौर साहब रुकिए, अंबानी के तो बहुत काम करा कभी देश। राठौर साहब रुकिए ना जरा, राठौर साहब एक मिनट, अरे राठौर साहब थोड़ा सा धैर्य रखिए ना। बोलिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उससे बोल के दे क्या क्या घोटाले करे, जनता के बीच में है। ठीक है, राठौर साहब धैर्य रखिए। रिचा जी, आप तमाम पॉइंट्स का जिक्र कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इस देश के माफिया ठीक है, के साथ ठीक है, खड़े होने का बहुत अच्छी बात है, आपने कुछ पॉइंट्स रेज किए। नफरत में बांटने का ट्रैक रिकॉर्ड है, इसीलिए इनके रिचा जी बहुत अच्छी बात है, आपने ठीक है। रिचा जी आवाज आ रही है? रिचा जी आवाज आ रही है? रिकॉर्ड भी एकदम साफ है और भारतीय जनता पार्टी का विजन भी सामने है। ठीक है, मैंने इनको हिसाब दिया, 4 करोड़ गरीबों को मकान दिए गए, 12 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला कनेक्शन दिया गया, 80 करोड़ रोजगार कितनों को दिया गया? 25 करोड़ रोजगार पर दिया जाइए, गुलाम रहूंगा आपका। एक भी मकान बता दीजिए, रोजगार पर दिया जाइए। मकान दिया है बताइए, मैं आपको गुलाम रहूंगा। आपको सिर्फ झूठ बोलना आता है, जुमलेबाजी करना आता है, आपसे 10 साल का हिसाब नहीं आपके पास। एक मिनट हिंदू मुसलमान की राजनीति करके असली बेनाम की राजनीति डाउन कीजिए, दोनों को डाउन कीजिए जरा, दोनों को डाउन कीजिए। मैं डॉक्टर आलोक पांडे के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर आलोक पांडे, जरा आपने दोनों को ही सुना। रुकिए रिचा जी रुकिए, मैं आलोक जी के पास जा रहा हूँ। लेकिन आपका हिसाब तो केवल इस देश की सनातन परंपरा का अपमान करने का है। आपका हिसाब केवल ये है कि आप एक धर्म विशेष के वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, उसकी झपट मारिए और आप उस वर्ग के साथ भी अन्याय करते हैं, वरना आज आपको न्याय पत्र निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। आलोक जी के पास मैं जा रहा हूँ। डॉक्टर आलोक पांडे, आपने दोनों को सुना। जरा मैं ये समझना चाह रहा हूँ, मैं आपसे भी ये समझना चाह रहा हूँ। एक सवाल, रुके ना यार राठौर साहब, आप एक मिनट रुके। राठौर साहब, डिबेट मेरी डिबेट तो क्यों नहीं सुन पाए? राठौर साहब, अगर सवाल कर रहे हैं ना तो सवाल सुन लिया करिए सर, सवाल सुन लें। मैं आलोक जी से सवाल कर रहा हूँ, डॉक्टर आलोक पांडे जरा समझाइए, अगर कांग्रेस ये सवाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे अब रह नहीं गए, यही एक कारण है कि वो धर्म की राजनीति करने लगी है जो पहले किया करती थी 2014 में, 2019 में, और अब उसके पास अपने 10 साल के काम को गिनाने वाला नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा या तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई वहां पर कांग्रेस के घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों का जिक्र है, मुस्लिमों का जिक्र है, सनातन का जिक्र नहीं है, 3 तलाक खत्म हो जाएगी, 370 का जिक्र, तो हिंदू मुसलमान करने लगे, डाइवर्ट करने लगे। क्या आपको भी ये लगता है जो आरोप लगा रही है कांग्रेस? देखिए, ये कांग्रेस का नजरिया हो सकता है और चुनाव में जाने में सारे राजनीतिक स्वतंत्र अपनी बात कहने में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान शब्द नहीं कहा, जितना मेरी जानकारी है। उसने मुस्लिम लीग कहा है। तो क्या कांग्रेस मानती है कि बंटवारे के बाद में भी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व मुस्लिम लीग ही करती है क्या? जहां तक मेरी जानकारी है, अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से तुलना की गई है। मुसलमान हिंदू कहां किया गया? ये तो कांग्रेस कह रही है कि हिंदू मुसलमान कह रही है। क्या कांग्रेस 1947 के पहले भी मुस्लिम लीग को ही मुसलमानों की पार्टी मानती थी? इसी वजह से तो पाकिस्तान बना था ना। इसलिए ये कहना कि मुस्लिम लीग से तुलना करने पर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कर रही है, तो ये कांग्रेस का नजरिया हो सकता है।
मुझे जहां तक जानकारी है, आपके प्रधानमंत्री ने या बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम नहीं किया। उसने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से मैच करता है। नहीं तो आप भी ये जान रहे हैं कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि गिनाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मुद्दे अलग अलग लाए जा रहे हैं इस तरह के। नहीं, ये आरोप में भी सत्यता हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 10 साल से सत्ता में है। सबसे पहली प्रायोरिटी तो उसकी ये होनी चाहिए कि हम वो बताएं जो हमने काम किया है। लेकिन क्योंकि जब चुनाव होता है तो केवल किए गए कामों के आधार पर चुनाव नहीं होता। चुनाव होता है अपनी अच्छाइयों को बताना और दूसरे की कमियों को बड़ी बड़ी बोल्ड लाइनों में लिखना। क्या कांग्रेस पार्टी ने केवल माइनॉरिटीज के लिए ही शब्द का प्रयोग किया है? मेजोरिटी शब्द का प्रयोग तो उनके किसी भी उसमें है नहीं। दूसरा, कांग्रेस केवल माइनॉरिटी के पर्सनल लॉ पे ही क्यों बात करेगी? उन्होंने मेरा उत्तर नहीं दिया कि जो मेजोरिटी का पर्सनल लॉ 1956 में खत्म कर दिया गया था, क्या कांग्रेस मेजोरिटी के पर्सनल लॉ को भी शामिल करेगी? और करेगी तो घोषणा पत्र में क्यों शामिल नहीं किया? हमारे जो अधिकार हैं वो पर्सनल लॉ के जो मेरे अधिकार थे, जो सदियों से हजारों साल से चल रहे थे, कांग्रेस ने उसका हरण क्यों कर लिया? राठौर साहब आइए जरा, राठौर साहब जरा जवाब दीजिए। पांडे साहब का वक्त खत्म हो रहा है, तो वक्त खत्म हो रहा है। 30 सेकंड है आप लोगों के पास, 30 सेकंड, तो 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर दीजिएगा सर। आदरणीय अब्दुल भाई, देखिए मेरी नजर में सावकर और जिन्ना एक ही थाली के चट्टे पट्टे थे। दोनों ने मुस्लिम कटरवा थे, दोनों करते थे। पहली बात सुन लो भाई, ये तुष्टिकरण की बात जो आप बता रहे हो, आपको सर मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। मैं चाह रहा हूं कि एक फाइनल कमेंट आप लोग दे दें। राठौर साहब मैं तभी पूछ रहा हूं, एक भी वोट नहीं पड़ेगा। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे कि मुस्लिम लीग की आपकी जरूरत कहाँ पड़ेगी? आपको तो देश के प्रधानमंत्री तो ये बताना चाहिए था 10 साल के अंदर हमने ये कार्य करे। आप हमें अपने विकास के नाम पर और कार्य के नाम पर वोट मांगना चाहिए था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री उससे वोट नहीं मांग रहे। आप हिंदू मुसलमान करके वोट मांग रहे हैं। मेरा राठौर साहब मैं ये जानना चाह रहा था 30 सेकंड के अंदर। रुकिए राठौर साहब, रुकिए जरा। राठौर साहब मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है। फाइनल कमेंट चाहिए। मैं ऋचा जी के पास भी जाना चाह रहा हूं, एक फाइनल कमेंट चाहिए। जो आलोक जी ने सवाल किया है, मैं 20 सेकंड के अंदर, 15-20 सेकंड के अंदर हां या ना में कीजिए। क्या कांग्रेस अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यक जो हैं उसका जिक्र अपने घोषणा पत्र में नहीं कर सकती थी? आदरणीय अब्दुल भाई, मैंने आपके पहले वक्तव्य में क्या कहा था कि हम देश के एकता अखंडता के साथ खड़े हुए लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान के सम्मान के लिए। क्लियर है। ऋचा जी फाइनल कमेंट। ऋचा जी फाइनल, ठीक है, क्लियर हो गया सर, मुझे क्लियर हो गया। इनफैक्ट देश की जनता को क्लियर हो गया। ऋचा जी फाइनल कमेंट। कांग्रेस में हमेशा कांग्रेस का इतिहास है देश की सनातन परंपरा का और देश के बहुसंख्यकों का लगातार अपमान करना, और कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी वही अपमानजनक स्थिति साफ दिखाई पड़ती है, क्योंकि वो एक धर्म विशेष के वोटों के दूरी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया ऋचा जी आपका, कपिल श्रीवास्तव आपका भी, और दीपचंद राठौर साहब आपका भी, और डॉक्टर आलोक पांडे आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आप दर्शकों का भी, आप लोग प्राइम एजेंडा के साथ बने रहे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइए। प्राइम न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है।